नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली धमाके पर भूटान से पीएम मोदी की सख्त चेतावनी, कहा षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है पूरा देश। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृहमंत्री अमित शाह से की बात। दिल्ली कार ब्लास्ट के लिए जानकारी, गृह मंत्रालय ने दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट का आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोपी को जमानत देने से इंकार। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी कर फैसला देने का दिया निर्देश। एनआईए ने आरोपियों को आईएसआईएस मॉड्यूल बनाने के आरोप में किया था गिरफ्तार। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर बम्पर वोटिंग जारी। दोपहर 3 बजे तक 60% से अधिक मतदान। मतदान केंद्रों पर हर उम्र, हर वर्ग के लोगों में जोरदार उत्साह। पोलिंग बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधाएं। और राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैब 3 को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का दिया निर्देश। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रदूषण कम करने के लगातार हो रहे हैं प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान की गहरी हो रही मित्रता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़े हैं। भारत भूटान के संबंध सशक्त और समृद्ध हैं, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रेल और सड़क संपर्क को मजबूत करने के साथ ही सीमा पर बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान गलेपू के पास इमिग्रेशन चौक पोस्ट बनाने की भी घोषणा की। रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेपू माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है, भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेपू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देते हुए पुनत्सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक रुके हुए एक और जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू हो गया है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में
40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने भूटान में कहा कि वे वहां भारी मन से मौजूद हैं और कल रात की घटना की जांच में जुटे महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में रहे। उन्होंने बताया कि मामले में जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं और इस षड्यंत्र की तह तक जाया जाएगा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई है। दोनों ही नेताओं के बीच दोनों देशों को संबंधों को आगे ले जाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान की लगभग 80% आयात और 90% निर्यात भारत के साथ होता है। भारत और भूटान के बीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा सहयोग है। ये न सिर्फ भूटान की अर्थव्यवस्था बल्कि भूटान के विकास के लिहाज से भी बेहद अहम साझेदारी है भारत और भूटान की। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भूटान को बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। हम जानते हैं भारत और भूटान के प्राचीन संबंधों में भारत और भूटान के संबंध अत्यंत घनिष्ठ, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को आगे ले जाने की दिशा में कई विषयों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास और सहयोग पर आधारित विशेष संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों की गहराई और मित्रता की गहराई को जिन शब्दों में
ढाला। उसमें उन्होंने कहा कि भारत और भूटान का रिश्ता वैल्यूज और संस्कृतियों का है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और खबरों में आगे, सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिंता जताई है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से बात कर मामले की विस्तृत जानकारी ली। राष्ट्रपति ने अंगोला से फोन के जरिए गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की। दिल्ली में कल शाम हुए कार ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक के बाद दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने हुए कार ब्लास्ट की जांच गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। इस मामले की आगे की जांच अब एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस मामले की समीक्षा के लिए अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसके बैठक के बाद ही जांच एनआईए को सौंपी गई। बता दें कि देश भर में हुई तमाम बड़ी आतंकी घटनाओं की जांच इस एजेंसी ने की है। इसमें पुलवामा आतंकी हमला, मुंबई आतंकी हमला, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर शरीफ ब्लास्ट, आतंकी अबू जिंदल की गिरफ्तारी, हैदराबाद ब्लास्ट, यासीन भटकल गिरफ्तारी, केरल लव जिहाद मामला और कई ऐसे बड़े मामले शामिल हैं जिनकी जांच एनआईए को सौंपी गई। और दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धमाके के जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। राजनाथ सिंह ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन सत्र में दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि प्रमुख जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और जल्द ही एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लोकनायक अस्पताल में जाकर लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इसमें संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ है वो सभी घायलों से का पूरी तरीके से उपचार कर रहा है। कल स्वयं गृह मंत्री यहाँ पर आए थे और मुख्यमंत्री भी आई थी और सभी घायलों से मैंने बातचीत की है और सब संतुष्ट है इस बात से कि उनका बहुत प्रॉपर तरीके से इलाज हो रहा है। निश्चित रूप से जो लोग इस घटना के दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार शाम कार में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसी क्रम में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लखनऊ में डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड के घर पर छापेमारी की।
ये कार्रवाई फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार की जांच के तहत की गई है। दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दुख जताया है। गिदोन सार ने लिखा है कि मैं भारत के लोगों और विशेष रूप से दिल्ली के मध्य में हुए विस्फोट में मारे गए निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी और इजराइल की गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। और दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध के पिता हिरासत में लिए गए हैं। ये अभी की बड़ा अपडेट, इस धमाके से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्थित घर से हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य संदिग्ध के पिता को जम्मू कश्मीर से पुलवामा से गिरफ्तार किया गया है। लगातार तमाम उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से कार में उस विस्फोटक के साथ उस कार को लेकर कैसे लाल किले के पास पहुंचा और उस कार को कितनी बार बेचा गया। वो तमाम कौन से लोग हैं जिनके जरिए होते हुए ये कार लाल किले तक पहुंची थी। और साथ ही साथ इस समय जो बड़ा अपडेट आ रहा है, दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध के पिता को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के घर से संदिग्ध के पिता को हिरासत में लिया गया है। नीरज सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट इस खबर पर? और आप देखें कि जिस तरह की ये घटना हुई थी, अब इसके तार स्पष्ट तौर पर ये दिखाई दे रहा है ऋतु जी कि फरीदाबाद से शुरू हुए और दिल्ली होते हुए पुलवामा तक इसके जो तार हैं वो पहुंच रहे हैं। और हमने देखा भी था कि कल जब ये धमाका हुआ था उसके बाद हमारी जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर थीं और पूरे देश भर में अलग अलग जो संवेदनशील स्थल हैं वहाँ पर अलर्ट था। और जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस की जो लोग हैं वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी कर रहे थे। हमने देखा भी था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लगातार राजधानी में छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो दिल्ली से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन भी चल रहा था, क्योंकि फरीदाबाद में इतनी बड़ी घटना सामने आई थी। और हमने देखा था कि 2600 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट वहाँ से बरामद हुआ था। और ये इशारा करता है कि देश के अंदर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और उसको अंजाम देने की एक जो प्लानिंग है वो तैयार की जा रही थी। अब इसके जो तार हैं वो निश्चित तौर पर खुलेंगे, चूँकि NIA परत दर परत इस पूरे मामले की जांच करेगी। और हमने ये भी देखा था कि जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ था वो गाड़ी फरीदाबाद में भी देखी गई थी। 8 बजे दिल्ली में एंट्री होती है उस गाड़ी की और वो गाड़ी लाल किले के पास सुनहरी बाग जो मस्जिद है उसके पास पार्क होती है। 3 घंटे तक वो गाड़ी उस पार्किंग में रहती है। और क्या उस पार्किंग में ही किसी तरह का विस्फोटक वहाँ रखा गया था या पार्किंग में ही कोई जो बड़ी वारदात है उस गाड़ी में अंजाम दिया गया, जिसके बाद वो गाड़ी एक तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गई। तो ये भी जो जांच एजेंसियां हैं वो देखेंगी। और 3 घंटे के बाद पार्किंग से निकलती है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है और जिसमें हमने देखा कि कई सारे जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई और कई जो घायल हैं जिनका जो इलाज है वो चल रहा है। गृह मंत्रालय रात से ही अलर्ट मोड पर था और हमने देखा भी था कि गृह मंत्री खुद हॉस्पिटल पहुंचे, घटना स्थल पर पहुंचे, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में थे। सुबह 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी थे, IB के अधिकारी और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो DGP हैं वो वर्चुअली जुड़े हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय लगातार दिशा निर्देश भी दे रहा है कि इस घटना की जो जांच है वो हर एंगल से की जाए। अब NIA को ये जांच सौंप दी गई है। NIA की टीम घटना स्थल पर मौजूद है, तमाम जो साक्ष्य हैं ऋतु जी वो एकत्र कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल ने जो अभी तक जानकारी एकत्र की है वो जानकारी NIA अब दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल से हासिल कर रही है। NIA को सौंपना इसलिए भी ज़रूरी था
क्योंकि एक तो राष्ट्रीय एजेंसी है और देश भर में कहीं भी अगर छापेमारी की कार्रवाई करनी है, किसी को गिरफ्तार करना है या कोई सामान जब्त करना है, तो दूसरे स्टेट से परमिशन की ज़रूरत एनआईए को नहीं पड़ेगी। अगर दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करती, इसके तार जिस तरीके से पुलवामा और हरियाणा के फरीदाबाद तक जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में दिल्ली पुलिस को तमाम जो स्टेट है उनसे परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन अब एनआईए सीधी कार्रवाई कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, छापे मार सकती है और जो इसमें संदिग्ध सामान है उसे जब्त कर सकती है। अब हम कह सकते हैं कि परत दर परत एनआईए इन तमाम जो जांच में जो तथ्य आएंगे उनको सामने रखेगी और खुलासा करेगी आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग थे, किन की साजिश थी और किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। नीरज, दिल्ली ब्लास्ट में संदिग्ध के पिता को पुलवामा से गिरफ्तार किया गया है, तो इस सिलसिले में अभी और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो पुलिस है वो बहुत जो जानकारियां हैं वो साझा नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है काफ़ी संवेदनशील मामला है और अभी भी कई सारी जो कड़ियां हैं जिनको जोड़ने की ज़रूरत है। अगर उन तमाम तथ्यों को मीडिया में बता दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इस घटना से जुड़े हुए जो दूसरे संदिग्ध हैं वो अलर्ट हो सकते हैं, वो छुप सकते हैं, वो भाग सकते हैं। यही कारण है कि जो पुलिस की जो कार्रवाई है जो अलग अलग स्टेटों में हो रही है वो काफ़ी कह सकते हैं कि गुप्त तरीके से हो रही है और बहुत ज़्यादा जो जानकारियां हैं वो पुलिस शेयर नहीं कर रही है। लेकिन इतना हम ऋतु जी आपको बता दें कि देश भर में तमाम जो राज्य हैं जो हाई अलर्ट पर हैं और जहां पर जो लोकल पुलिस है वो लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस उनके टच में है, दिल्ली पुलिस तमाम जानकारियों को साझा कर रही है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार स्थानीय पुलिस के टच में है। इधर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के लगातार संपर्क में। तो पूरे देश भर में एक तरीके से अलर्ट है और जो कार्रवाई है पूरे देश भर में गुप्त तरीके से चल रही है। जो भी संदिग्ध हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको हिरासत में लेने के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि एनआईए जल्दी ही खुलासा करेगी कि इस घटना के पीछे कौन लोग शामिल थे और किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। ठीक नीरज, अभी तक की जो जानकारियां सामने आ रही हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में ये धमाका हुआ है, लेकिन तमाम जगह जो तार मिल रहे हैं ये क्या इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि किसी बड़ी घटना को वारदात देने की फिराक में ये तमाम ये आतंकवादी थे या आतंकवादी घटना है कि नहीं है, इस पे भी अभी जांच ही चल रही है। तो क्या लगता है, और जो लखनऊ से जो गिरफ्तारी हुई है उस सिलसिले में क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी देश भर के अलग अलग हिस्सों में कई सारे लोग हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली में भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो पुलिस है वो कर रही है, हरियाणा में पूछताछ कर रही है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी जो पूछताछ का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी जो घटना है उसकी ओर ये इशारा करता है और 2600 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट, ये कोई एक छोटी जो अमाउंट है या कह सकते हैं कि छोटी मात्रा है वो नहीं है। इससे करीब करीब आधी दिल्ली को दहलाया जा सकता है। ये इतना बड़ा एक्सप्लोसिव है और क्या कोई किसी बड़ी साजिश की ओर ये इशारा कर रहा है। इसको लेकर जो तमाम कड़ियां हैं जो अभी आपस में जुड़ी नहीं हैं उनको एक के बाद एक जोड़ने का जो काम है वो हमारी जो जांच एजेंसी है एनआईए करेगी। लगातार एनआईए के जो अधिकारी हैं वहाँ पर लगातार सर्च कर रहे हैं और इसके अलावा दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, इन तमाम पुलिस के अधिकारियों के साथ एनआईए के अधिकारी संपर्क में, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही खुलासा होगा क्या इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, क्या ये दुर्घटना थी। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन एनआईए को जिस तरीके से जांच सौंपी गई है इसमें एक एंगल ये भी है कि आतंकवाद जो आतंकवादी हैं वो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं और यही कारण है कि एनआईए को ये जांच सौंपी गई है और एनआईए आतंकवाद के खिलाफ जांच करने में एक्सपर्ट है, माहिर है। तमाम जांच उन्होंने की है। तो निश्चित तौर पर अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और देखना होगा कि एनआईए अपनी जांच में किन तथ्यों को सामने रखती है और ये बताती है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। जी नीरज, लेकिन शुरुआती तौर पर अगर देखें तो ये पूरा धमाका एक दहशत फैलाने के मकसद से किया गया और जिस तरह से भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे व्यस्तम इलाके में ये घटना हुई है, इसने कई बड़े सवाल तो खड़े किए हैं। नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
और नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और बिहार में 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। दूसरे फेज के चुनाव में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें बिहार सरकार के 12 मंत्रियों की साख दांव पर है। मतदान के लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 4,109 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। दूसरे फेज में राज्य के 3,70,00,000 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इधर वोटिंग को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को आज रात तक सील किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में दोपहर 3 बजे तक 60% मतदान दर्ज किया गया है। सर्वाधिक मतदान किशनगंज में 66.10% दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम मतदान नवादा में 53% दर्ज हुआ है। जिलेवार बात करें तो पश्चिम चंपारण में 61.91% वोटिंग हुई है। पूर्वी चंपारण में 61.92%, शिवहर में 61.85% वोटिंग हुई है। सीतामढ़ी में 58.32% वोटिंग हुई है। मधुबनी में यही 55.53 वोटिंग हुई है। सुपौल में 62.06% वोटिंग हुई है। सीमांचल के इलाके अररिया में 59.80% हुई है। किशनगंज भी सीमांचल का ही हिस्सा है, जहां 66.10% वोटिंग हुई है। पूर्णिया में 64.22% और कटिहार में 63.80% वोटिंग हुई है। भागलपुर में 58.37%, बांका में 63%, कैमूर में 62%, रोहतास में 55%, अरवल में 58%। वहीं जहानाबाद की अगर हम बात करें तो जहानाबाद में 58.72% वोटिंग हुई है। औरंगाबाद में 60.59%, गया में 62.74% वोटिंग हुई है। नवादा में लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, 53.17% वोटिंग हुई है। जमुई में 63.33% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं ये आंकड़े 2020 के चुनाव से अलग दिख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर इस बार मतदान को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। और बिहार के अलग अलग मतदान केंद्रों पर हर उम्र हर वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के रंग बिरंगे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कहीं बुजुर्ग मतदाता व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे, तो कहीं महिलाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मतदान केंद्रों पर नजर आईं। वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। पोलिंग बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि वे आसानी से मतदान कर सकें। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग के दौरान मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र से आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बरियारपुर बूथ नंबर 215 और 216 पर मतदाताओं को जो वोटर स्लिप दे रहे थे, उसमें प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह छपा हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों व्यक्तियों को वोटर स्लिप और वोटर सूची के साथ गिरफ्तार किया। और सुपौल से हमारे साथी संवाददाता धीरज जुड़ गए हैं। धीरज, दूसरे चरण में भी बिहार की जनता ने उत्साह वही दिखाया है जिस तरह से मत प्रतिशत अभी तक बना हुआ है,
लेकिन जो कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसमें चुनाव आयोग ने एक तरह से सख्त कार्रवाई भी की है, तो कुल मिलाकर सुबह से लेकर अभी तक का, क्योंकि अब से और थोड़ी देर के बाद मतदान 5 बजे रुकेगा, उससे पहले तक का आप किस तरह से सबब करेंगे आज सुबह से लेकर अभी तक के मतदान को? देखिए, जो दूसरे चरण का जो मतदान है वो रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो 3 बजे के आंकड़े हैं और 3 बजे के आंकड़े से लगभग 2 घंटे का मतदान, लगभग पौने 2 घंटे का मतदान हो चुका है, जिसका कि आंकड़ा आना बाकी है। और 3 बजे तक के आंकड़े में लगभग 60% जो मतदान हुआ है, जैसा कि आपने बताया है, और कुछ जगहों पर जैसे सुपौल जैसे जगहों में जो 62% मतदान हुआ है। तो मतदान इस बार रिकॉर्ड होगा और इस बार उम्मीद है कि लगभग 72-75% जो मतदान होगा वो सुनिश्चित होगा दूसरे चरण के मतदान में। क्योंकि अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं, हमारे साथ कैमरामैन संजय जैना हैं, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि 5 बजे भी आप देखिए कि पुरुष और महिलाओं की जो कतारें हैं वो अभी पोलिंग स्टेशन पर लगी हुई है। देखिए पुरुषों की भी कितनी लंबी कतारें हैं और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंची हुई है। तो अभी ये आप नहीं कह सकते हैं कि इनका जो वोटिंग कितने बजे तक का होगा, क्योंकि कम से कम 6 बजे तक जो वोटिंग का जो जहां पे ये स्कूल में विद्यालय में वोटिंग हो रही है, तो 6 बजे तक तो उस समय तक आप स्कूल का दरवाजा बंद नहीं कर सकते हैं, 6 बजे तक लोगों को रोक नहीं सकते हैं। अगर 6 बजे तक की भी ये स्थिति बनी रही तो कम से कम 7 बजे तक यहाँ मतदान होगा और लगभग 3 से और 7 बजे तक के आंकड़े को अगर आप टटोलेंगे तो लगभग 75% का जो आंकड़ा है, जो अंक है, वो 75% के आंकड़े को बिहार का इस बार का मतदान छुएगा, जो कि रिकॉर्ड तोड़ होगा और जिसमें कि हम देखेंगे कि जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई है। और सुबह 6:30 बजे से ही हमने देखा, पौने 7 बजे से कि महिलाओं ने लंबी लंबी कतारों के जरिए अपने शक्ति का, अपने शौर्य का प्रदर्शन मतदान केंद्रों पर आकर किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। पहले लोग यूं ही कहते थे कि महिलाओं को 50% का आरक्षण मिल गया है यहाँ के पंचायती राज में, या पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाएं हैं, या ये लोग कहते थे कि महिलाओं को एक तरीके से नीतीश कुमार का उनके ऊपर उनका प्रभाव रहा है और नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति ज़्यादा चिंता फिक्रमंद रहते हैं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देते हैं। लेकिन उन चीज़ों को यहाँ की महिलाओं ने सच साबित किया है और पुरुषों को पहली बार पछाड़ा है। पहली बार तो नहीं कह सकते, लेकिन जी पहली बार नहीं कह सकते धीरज। पिछले 15 साल में बिहार की महिलाओं ने इस भ्रांति को पूरी तरीके से तोड़ दिया है कि राजनीतिक रूप से या फिर मतदान करने के अगर तौर पे देखें तो महिलाएं कम परिपक्व हैं, क्योंकि महिलाओं ने अपनी भूमिका को ज्यादा बढ़ चढ़ के निभाया। पिछले 15-20 साल से एक तरह से उन तमाम दायरों को तोड़ते हुए महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 8 से 9% का जो अंतर आने जा रहा है, अब दूसरे चरण का मतदान आप बता रहे 3 बजे तक कई इलाकों में 62-66 तक पहुंच चुका है, यानी कि हो सकता है 70 तक इस बार कुछ इलाकों में 70% मतदान छू सकता है। तो ये बड़ा परिवर्तन क्या कहता है? मतदाताओं से बात की आपने, क्या सामने आया? देखिए, अगर मैं कोसी अंचल की ही थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं, और आप भी बिहार का दौरा पिछले विधानसभा से पहले वाले विधानसभा में हमने देखा कि आपने खूब यहाँ के क्षेत्र का दौरा किया है। सुपौल के इलाके में, कोसी के अंचल में, मुझे पता नहीं कि आपने किया है कि नहीं किया है, लेकिन कोसी के अंचल में मैं 12 साल 10 साल पहले इस क्षेत्र का जरूर दौरा किया हूं। और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं निर्मली में, जो कोसी जो सुपौल जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि और दूसरा कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि सड़कें थी लेकिन बीच से में आपको कोसी नदी को पार करके यहां तक आपको पहुंचना होता था और उसका एकमात्र साधन जो था वो नाव था। अगर आपके पास आपकी गाड़ी है तो वो गाड़ी भी उस नाव पे ही जाएगी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल धीरज, एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि राघोपुर तक जाने के लिए भी 2015 तक कोई ऐसा साधन नहीं था। राघोपुर हम खुद नाव से गए हैं चुनाव को कवर करने के लिए। तो ये एक बहुत ही, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत खराब स्थिति में 2015 से पहले बिहार दिखता था। जी, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको जोड़ रहा हूं। अभी इस क्षेत्र को 7 NH का कनेक्टिविटी है, 7 NH है। यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे
कोसी का तटबंध बना है, कोसी पुल का निर्माण हो रहा है। तो इस इलाके ने जो अपने मुफलिसी को छोड़कर एक तरीके से विकास का रास्ता तो देखा है, वो अपने तंग सड़कों को, टूटी हुई सड़कों को छोड़कर इन्होंने नेशनल हाईवे का मजा तो इस शहर के लोगों को मिला है, तो इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अभी हमारे पास वीरेंद्र प्रसाद यादव से हमारी बातचीत हो रही थी, जिन्हें कि उन्हें इस क्षेत्र का विश्वकर्मा कहा जाता है। इस क्षेत्र के लिए चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो या सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हो, उनका योगदान इस क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख रहा है। इसके अलावा भी हम जाएंगे, अब छातापुर के जी आप बात करें, छातापुर में नीरज सिंह बबलू जो कि बिहार सरकार में मंत्री रहे, 15 साल के विधायक हैं, उस क्षेत्र में एयरपोर्ट लाकर अब कह सकते हैं कि कोसी अंचल के लिए एक वरदान दे दिया, या कोसी अंचल के लोगों का जो दुख दर्द है उस दुख दर्द को उन्होंने छीन लिया है। तो जिस तरीके से इस इलाके में विकास हुआ है। दूसरी एक और मैं मुद्दे पे यहाँ बात करना चाहता हूँ, कोसी का ये जो अंचल है, मैं 2005 से लेके 2025 तक का अध्ययन किया यहाँ। 2005 से लेके 2020 के बीच में कोसी के सुपौल के 5 विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनडीए का प्रचंड बहुमत रहा है, और मात्र 2015 के चुनाव में एक पिपरा विधानसभा क्षेत्र है जहां से एकमात्र विधायक जिन्हें आरजेडी के विधायक थे उन्हें जीत मिली है। इसके अलावा 2005 से लेकर 2020 तक में यहाँ महागठबंधन का सुपरा साफ है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते इस बार के चुनाव में क्या होगा। इस बार के चुनाव में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है, टक्कर है, लेकिन उस टक्कर के बीच में भी लोग ये नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि किस प्रत्याशी का जो पलड़ा जो है वो भारी होगा। लेकिन अभी तक का जो चुनाव परिणाम 2005 से लेकर 2020 का जो चुनाव परिणाम रहा है, उन चुनाव परिणामों में महागठबंधन ऑल आउट रहा है। ये अलग बात है कि अगर किसी इलाके में किसी नए प्लेयर की एंट्री हो जाए तो ये कहना ये तो जनता के हाथ में है। जी हाँ, बिल्कुल धीरज, इसलिए दूसरे चरण का मतदान भी बेहद अहम होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर दबता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा की 8 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, पंजाब में तरनतारन, झारखंड में घाटशिला जो कि आरक्षित सीट है, मिजोरम में डंपा अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है, ओडिशा में नुआपाड़ा, राजस्थान में अंता और तेलंगाना में जुबली हिल्स में उपचुनाव के मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने इन सभी सीटों पर दोपहर 3 बजे हुए मतदान का प्रतिशत जारी किया है। पंजाब में 48.84% हुआ है। जम्मू कश्मीर की बडगाम में 42.64% वोट डाले गए हैं। वहीं नगरोटा में 65.14% वोट पड़े हैं। झारखंड में 69.07% वोट डाला है। मिजोरम में 75.15% वोटिंग हुई है। ओडिशा में 65.56% वोटिंग हुई है। राजस्थान में 64.68% और तेलंगाना में 40.20% वोटिंग दर्ज की गई। दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया इन तमाम सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं। और आइए हम सीधे रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भूटान दौरे पर हैं।
of Bhutan and the enduring commitment of the Government of India, a shared dream took root. A dream of sustainable prosperity, of harnessing the gifts of nature for the good of all. Together, Bhutanese and Indian minds, engineers, planners, and workers came together. Their tools, knowledge, dedication, trust. Their blueprint, partnership with purpose. As the Punat Sangchu flows endlessly, so does the friendship between Bhutan and India, lighting homes, empowering lives, and carrying forward a shared dream of peace, progress, and prosperity. Guided by the far-sighted vision of His Majesty the King of Bhutan and the enduring commitment of the Government of India, a shared dream took root. A dream of sustainable prosperity, of harnessing the gifts of nature for the good of all. Together, Bhutanese and Indian minds, engineers, planners, and workers came together. Their tools, knowledge, dedication, trust. Their blueprint, partnership with purpose. As the Punat Sangchu flows endlessly, so does the friendship between Bhutan and India, lighting homes, empowering lives, and carrying forward a shared dream of peace, progress, and prosperity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के थिम्पू में गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना की। दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाते हुए कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 1020 मेगावाट की पुनात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पुनात सांगचू नदी पर निर्मित इस परियोजना को भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस परियोजना के लिए भूटान को भारत का वित्तीय और तकनीकी दोनों सहयोग रहा है। भूटान में स्थापित जल विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 40% की वृद्धि होगी। पुनात सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेहद अहम प्रोजेक्ट है।
भूटान के लिए। और हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू में गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना की, पवित्र अवशेषों के समक्ष प्रार्थना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही भारत और भूटान के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। सहयोग को आगे बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पुनत्सांगजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश ने किया। दोनों देशों का बड़ा सहयोग रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में बहुत साफ कहा कि दोनों देशों के रिश्ते वैल्यूज और साझा संस्कृतियों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि दोनों देशों ने चुनौतियां भी देखी हैं और आज विकास और डेवलपमेंट के इस रास्ते पर दोनों ही देश एक साथ साझा सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और AIMIM पर पश्चिम बंगाल की हिंदू लड़कियों का हैदराबाद में हो रहे शोषण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंदी संजय कुमार का कहना है कि पश्चिम बंगाल की नाबालिग हिंदू लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका शोषण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों ने ओल्ड हैदराबाद की रहने वाली पश्चिम बंगाल की हिंदू लड़कियों के शोषण पर आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि ओल्ड हैदराबाद AIMIM के प्रभाव वाला इलाका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ड्रग रेप रैकेट वाले गिरोह की ओर से नाबालिग बच्चियों को साजिश करके पहले तो नशीले पदार्थों की लत लगाई जाती है और फिर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। पीड़ित लड़कियों की मानसिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। बंदी संजय कुमार का कहना है कि जब परेशान माता पिता पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुराने शहर की पुलिस जांच करने से इनकार कर देती है, जिसके चलते एक मामले में तो पीड़िता के माता पिता ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पुलिस पर इस गिरोह से मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया और कहा कि राज्य का खुफिया तंत्र सैकड़ों नाबालिग जिंदगियां बर्बाद करने वाले इस खूंखार गिरोह पर शांत है। उन्होंने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा हिंदू सुरक्षा दस्ता बनाकर एक बड़ा विरोध मार्च निकालेगी और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इस दौरान अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जिम्मेदार होंगे। उधर पीड़ित परिजनों ने मुसलमान युवकों पर उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश कर नशे के दलदल में धकेलने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि उनकी बेटियों का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वे उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी हैं। कुछ मुस्लिम बच्चे हम हिंदू बच्चियों को लेके जाके ब्रेन वॉश कर रहा, उसको नशा करा रहे, कुछ तो भी नशा करके उसको माइंड में ऐसा डाल दे रहे, मम्मी पापा सब दुश्मन बन जा रहे। तो ये सब ऐसा नहीं होना बोल के सर हम लोग गाँव चले जाते थे, तो गाँव से कुछ हमारा लीडर वहाँ पे बीजेपी लीडर फोन करा, सर को फोन करके बोला कुछ देखो हेल्प करो। हमारा बच्ची तो ऐसा रात में चले जाते, 2 दिन 3 दिन बाद आते घर में, वो पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या कर रहे नहीं कर रहे, क्या नशा दिला रहे क्या कर रहे। हम लोग बहुत पुलिस स्टेशन में गए, कंप्लेन दिए, कोई कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए सब कहने आए जरा हमारा हेल्प करो बोल के, ये सब हमारा हेल्प कर रहे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।